नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में और आज हमारा टॉपिक है भारतीय पॉलिटिकल ज्योग्राफी। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपका ज्योग्राफी का बेस क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपका काफ़ी जो ज्योग्राफी का बेस है वो आज की क्लास में कवर होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, पृथ्वी की बात की जाए तो भारत पृथ्वी के सापेक्ष कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। पहला आंसर सही है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। देखिए दोस्तों, ये भारत की लोकेशन आप देख रहे हैं। जो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, इसको डिग्री पढ़ते हैं और इसको मिनट पढ़ते हैं, आपको पता है। तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो उत्तरी अक्षांश का ये पॉइंट है और पूर्वी देशांतर के बीच में ये पॉइंट है। इनके बीच में भारत की स्थिति है दोस्तों, ठीक है। ये होगी भारत की लोकेशन, जो उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्ध के मध्य में स्थित है। अगला है दोस्तों, समुद्र में भारत की संप्रभुता कितने समुद्री मील तक फैली हुई है। दोस्तों, अगर बात की जाए जो भारत के तटीय इलाके वहां से कहाँ तक भारत की सीमा होती है। एक तो होती है लैंड भूमि, जहाँ हम भारत की भूमि है, भूमि के साथ हम जो है हमारा जो समुद्र है उसमें भी हमारा कब्जा रहता है। तो कितनी समुद्री दूरी तक फैली हुई है, तो इसका सही आंसर है 12 समुद्री मील तक भारतीय संप्रभुता फैली हुई है। देखते हैं, समुद्र में भारतीय संप्रभुता 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। जो भारत के तटीय राज्य है, ठीक है, वो तट से लेके 12 समुद्री मील तक अपनी सीमाओं का दावा कर सकते हैं, ठीक है। तटीय राज्य अपने समुद्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और उसके नीचे समुद्र तल और उसकी उपमेटी पर संप्रभुता रखता है। जैसे कोई भी समुद्री राज्य ले लो, जैसे महाराष्ट्र है, तो वो 12 समुद्री मील तक उतनी दूर तट से लेके अपनी संप्रभुता रखता है, ठीक है। ये होगा महाराष्ट्र का इलाका जो जल के अंदर भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी जो भारत की बात की जाए वो स्थित है भारत के सिक्किम राज्य के अंदर। देखते हैं, कंचनजंगा एक चोटी है जो सिक्किम राज्य में है। इसकी जो ऊंचाई की बात करें दोस्तों मीटर के अंदर 8586 मीटर, ये मीटर के अंदर है। अगर फुट की बात की जाए तो और भी ज्यादा होगी, मीटर के अंदर है 8586, ऐसे याद रखना 8586 मीटर, 8586 मीटर कंचनजंगा की ये हाइट है जो सिक्किम राज्य के अंदर है। सबसे ऊंची भारत की चोटी है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में बात की जाए तो ये सबसे तीसरी ऊंची चोटी है दुनिया की, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर महान हिमालय श्रृंखला में स्थित है, जो सिक्किम राज्य के अंदर पड़ता है भारत के, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी भारत की है कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है। ऊंचाई आपको याद रखनी पड़ेगी 8586 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो दक्षिणी पार्ट है अंडमान का, तो दक्षिणी अंडमान है, वहां पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक राजधानी है। ये दक्षिणी अंडमान द्वीप है उसके पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये राजधानी है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दक्षिणी जो अंडमान है उसके पूर्वी तट पर ये स्थित है। तो ये होगी पोर्ट ब्लेयर की स्थिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शहर में LMT यानी स्थानीय मेरिडियन टाइम या IST भारतीय मानक समय, इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, में सबसे ज्यादा विचलन देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, ये है कोहिमा के अंदर। ये IST क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, जैसे इंडिया के अंदर क्रिकेट के मैच होते हैं तो आपने देखा होगा 18:00 IST, मतलब शाम को 6 बजे या 2:30 बजे जो भी मैच शुरू होता है। तो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा मैच देखेगा तो अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग देखेगा तो उसको कहेंगे IST, क्योंकि वहाँ का समय यहाँ का समय अलग है, तो इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो सबसे ज्यादा इसमें विचलन जो देखने को मिलता है दोस्तों वो है कोहिमा, ठीक है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी, आपको पता है। यहाँ पर भारतीय मानक समय में सबसे ज्यादा विचलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन से द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है या पाया जाता है। दोस्तों, ये है बेरेन द्वीप। आपने नाम नहीं सुना होगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए, बेरेन भारतीय संप्रभुता के अंदर शामिल है। इस द्वीप के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ऐसा ज्वालामुखी जिसके अंदर लावा निकल रहा है और एक्टिवली या लाइव सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से, अभी हमने जो बात की थी दक्षिणी अंडमान में
पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन कवर किया था आपको कि पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन आपको पता चले। तो दक्षिणी अंडमान में एक शहर है पोर्ट ब्लेयर, जो राजधानी है उसकी, वहां से लगभग 135 किलोमीटर उत्तरी पूर्व में एक जगह है जो है बेरियम द्वीप, जो वहां पर भारतीय संप्रभुता है। ठीक है, तो वहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी ऐतिहासिक रूप से सक्रिय है और यहाँ पे काफी सालों से चल रहा है। तो ये है बेरियम द्वीप, जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है। भारत की जो मुख्य लैंड है वहां पर ऐसा कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये द्वीप के अंदर है जिसका नाम है बेरियम द्वीप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेघालय। तो दोस्तों मेघालय के अंदर खासी, गारो और जयंतिया, ये तीनों ही मेघालय में हमें देखने को मिलती है। इन तीनों पहाड़ियों से मिलके हमारा जो मेघालय है उसका निर्माण हुआ था 21 जनवरी 1972, इस राज्य की स्थापना हुई थी। तो मतलब तीनों पहाड़ियों से मिलकर यहाँ पे मेघालय, ये अलग अलग पहाड़ियां हैं, वहाँ के स्थानीय लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि इस पहाड़ी का आकार अलग है, इस पहाड़ी की बनावट अलग है। तो तीनों अलग अलग टाइप की पहाड़ियां, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों मेघालय, और अलग अलग पहाड़ियों से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। और इसी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। आपने चेरापूंजी का भी नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा यहीं पर बारिश होती है। ठीक है, तो जो खासी, गारो और जयंतिया तीन पहाड़ियां हैं, ये मुख्य रूप से असम और मेघालय का हिस्सा है। ज्यादातर ये पार्ट है मेघालय का, तो इसका सही आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय को आमतौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो जो निम्न में से कौन सी नहीं शामिल है? तो दोस्तों शिवालिक, वर्त हिमालय और लघु हिमालय, ये 3 पार्ट है हिमालय के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है काराकोरम। काराकोरम जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, मतलब हिमालय की श्रेणियों का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, हिमालय को आमतौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला शिवालिक, दूसरा व्रत हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय। तो 3 हिमालय का पार्ट है और काराकोरम इसका पार्ट नहीं है। तो काराकोरम कहाँ है? काराकोरम भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर फैला हुआ पार्ट है, जिसका एक छोर जो लगता है उत्तरी छोर वो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो कुल मिला के हिमालय के 3 पार्ट है, जो काराकोरम इसका पार्ट नहीं है। अगला है दोस्तों, भूटान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से घिरा हुआ है? दोस्तों भूटान आपको पता है भारत का एक पड़ोसी देश है, इससे भारत के मुख्य 4 जो राज्य है वो जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ए असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आप बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल कैसे लग रहा है? तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा यहाँ पे भूटान से मिलती है। इस नक्शे से हम देखते हैं, देखो ये आप देख रहे हैं येलो वाला पार्ट पश्चिम बंगाल, ये देखो बंगाल की खाड़ी से लेके यहाँ से भूटान तक इसकी सीमा है, कैसे लंबा फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा लग रही है। सबसे पहले बात करें इधर तो सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, आसाम और आसाम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य है उसकी सीमाएं भूटान से लग रही है। भूटान एक अलग देश है जिसके हमारे 4 राज्यों की सीमाएं यहाँ पे लग रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य भारत में नहीं पाई जाती? दोस्तों मध्य भारत में नहीं पाई जाने वाली वो है टोडा, गोंड, भील और मुंडा, ये तीनों भारत के मध्य भारत में मिलती है, पर टोडा जो जनजाति वो मध्य भारत में नहीं मिलती है। देखो इसका आंसर देखते हैं, टोडा जनजाति मध्य भारत में नहीं पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियां, इसका मैंने लिंक किया है अगले क्वेश्चन से, इसलिए मैंने यहाँ डाल ली है। तो नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ पर मिलती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में ये जो सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति वहाँ पे देखने को मिलती है टोडा, और टोडों की एक अलग भाषा है, ये अपने हिसाब से वहाँ पे जनजाति के रूप में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन बिंदु है? दोस्तों 2 घाट है पहाड़ों के, एक है पूर्वी घाट, एक है पश्चिमी घाट। दोनों का जंक्शन बिंदु कहाँ पर है? वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अभी हमने बात करी नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में, और वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा। ठीक है, तो हम उसके बारे में और देखते हैं। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट पर जो पहाड़ है उसकी एक असंतुलित श्रृंखला है, मतलब पूर्वी घाट पूर्वी तट पर जो भी पहाड़ है उसकी असंतुलित श्रृंखला है। पश्चिमी घाट जो है उसको सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। और ये जो पर्वत श्रृंखला है जो भारत का पश्चिमी तट है, जो आप देख रहे हैं भारत के जो पश्चिमी राज्य है जहाँ पर ये जो तट है समुद्र के किनारे, उसके समानांतर ये पर्वत श्रृंखला चलती है। तो भारत का पश्चिमी तट है अगर बात करें, इसके समानांतर ये श्रृंखला चलती है। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट। इन दोनों का जो जंक्शन है दोस्तों वो होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर होते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पे एक जनजाति अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो टोडा जनजाति। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन बिंदु है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटीय सीमा नहीं है? दोस्तों
गुजरात की तटीय सीमा आपको पता है लगती है, वहाँ पर भी बंदरगाह है, गोवा का भी बंदरगाह आपको पता है, और महाराष्ट्र में बंदरगाह, और ये तीनों की जो भारत के पश्चिमी जो समुद्री तट है वहाँ पे इनकी सीमाएं लगती है। और इनमें से बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की यहाँ पे कोई तटीय सीमा नहीं लगती। राजस्थान का जो बॉर्डर शेयर होता है दोस्तों वो है पाकिस्तान के साथ। तो जो राजस्थान की सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो पाकिस्तान से लग रही है, कोई तटीय सीमा नहीं है। अगर तटीय सीमा की बात की जाए, पश्चिमी तटीय सीमा की बात की जाए, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 6 राज्यों की भारतीय पश्चिमी राज्य जो है यहाँ पर तटीय सीमा लगती है। तो यहाँ पर राजस्थान की सीमा कोई तटीय सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर। आपने नाम सुना होगा माउंट आबू, राजस्थान का एक दोस्तों, राजस्थान में एक शहर है माउंट आबू, माउंट आबू में एक जगह है गुरु शिखर। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में, लगभग इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर अगर मीटर की बात की जाए, और अगर फीट की बात की जाए तो 5650 फीट पर 5650 फीट इसकी ऊंचाई है। और अरावली पर्वतमाला मुख्यतः आपको पता सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करती है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान के अंदर ही अरावली पर्वतमाला ही मिलती है। और राजस्थान के एकदम दक्षिणी छोर पर जहाँ पर गुजरात का सीमा है वहाँ पर एक जगह है माउंट आबू, वहाँ पर ये सबसे उच्चतम बिंदु है, वो है गुरु शिखर। तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार आपको पता सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र। अगर इसकी बात की जाए, इनके एरिया की बात की जाए, तो राजस्थान का जो एरिया है 34/39 वर्ग किलोमीटर में, ये याद करने का तरीका हो सकता है 34/39, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों मैं ऐसे याद करता हूँ 30/82/52, ये मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का, 30/77/13, ये वर्ग किलोमीटर में इलाके हैं अलग अलग राज्यों में। जो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और तीसरा सबसे बड़ा है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इनका एरिया आपको याद होना चाहिए तीनों बड़े राज्यों के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पूर्व में स्थित है? तो दोस्तों असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, ठीक है। ये जो जगह है डिब्रूगढ़, ये सबसे पूर्वी शहर है इनमें से, जो चारों शहर है इनमें से सबसे पूर्वी शहर है। अब डिब्रूगढ़ पूर्वोत्तर असम का राज्य है, पूर्वोत्तर असम राज्य के अंदर स्थित जिला है, पूर्वोत्तर भारत का एक हिस्सा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक घाटी में स्थित शहर है डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है, एक यहाँ पर एक बंदरगाह भी है और एक रेलवे टर्मिनल भी देखने को मिलता है। और इसी शहर के अंदर सबसे ज्यादा आपको पता है चाय का बिजनेस जो हो रहा है, यहाँ पे उद्योगों में से एक शामिल है डिब्रूगढ़ में। चावल और तिलहन की यहाँ पर भी इनका बिजनेस में चलता है, चावल और तिलहन का भी। मुख्य बिजनेस है वो चाय का है डिब्रूगढ़ शहर के अंदर। यहाँ पे काफी मारवाड़ी फैमिलीज देखने को मिलती है जो यहाँ पे चाय का बिजनेस करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कोडाईकनाल जो एक बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो है पालनी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। दोस्तों कोडाईकनाल हिल स्टेशन जो पलनी पहाड़ियां वहां पर स्थित है, ये दक्षिण भारत में है। तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है जंगल का उपहार या गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट, इसका ये मतलब होता है इस हिल स्टेशन का। कोडाईकनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी भी कहा जाता है। ये एक विश्राम गृह मुख्य रूप से, और यहाँ पर लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी शामिल है। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास भी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों पालनी पहाड़ियां, जहाँ पर कोडाईकनाल एक हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी है। दोस्तों आपको पता है लक्षद्वीप एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है कावारती। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। कावारती भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए दोस्तों, जो केरल का राज्य है, ठीक है, उसके तट से लगभग 360 किलोमीटर दूर इसकी स्थिति है। दोस्तों केरल से 360 किलोमीटर दूर कावारती की स्थिति है, जो लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों इसमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती? वो है मणिपुर, ठीक है। किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको राज्य का नाम याद रखना पड़ेगा। 8 राज्य हैं टोटल, उनमें से ये रेखा गुजरती है, उनके नाम आपको याद होना चाहिए। पश्चिम से बात करें गुजरात से, तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान का छोटा सा पार्ट है दक्षिण राजस्थान में, वहां से निकलती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है दोस्तों। 2 पूर्वोत्तर राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम,
बाकी ये जो बड़े राज्य हैं, गुजरात, अगर पश्चिम से बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक कर्क रेखा एक वर्चुअल रेखा है जो आगे की क्लास के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। दमन और दीव कौन अलग करता है? दोस्तों दमन और दीव 2 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दमन और दीव 2 द्वीप है, इनको कौन अलग करता है? दोस्तों खंबात की खाड़ी है जो इन 2 द्वीपों को अलग करती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी, दमन और दीव पश्चिमी भारत। तो दोस्तों दमन और दीव पश्चिमी भारत में एक प्रसिद्ध केंद्र शासित प्रदेश है। इनको अलग करने का काम करते हैं खंबात की खाड़ी। 112 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है जमीन है। मुख्य भूमि पर भारत का एक छोटा सा संघीय प्रभाग है। भौगोलिक रूप से खंबात की खाड़ी इन दोनों द्वीपों को अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो दमन और दीव को अलग करने का काम करता है दोस्तों खंबात की खाड़ी। दमन और दीव पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। 112 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्रफल है इनका, दमन और दीव का। ये मुख्य भूमि पर भारत का एक छोटा सा संघीय प्रभाग है, मतलब मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ। जैसे हमने बात की थी अंडमान और निकोबार, ये भारत की मुख्य भूमि से अलग है, पर ये दमन और दीव मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को अलग करने का काम करता है खंबात की खाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। अन्नामुडी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2695, 2695 मीटर ऊंची है। अगर फीट की बात की जाए तो दोस्तों वो है 8842, 8842। एक केरल राज्य के अंदर स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है और सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा बिंदु भी है। यहाँ पर दोस्तों एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। जो एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसके पश्चिम क्षेत्र में ये चीज स्थित है। तो आपको ध्यान रखना, एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इन चोटी के जस्ट पास में है, वो है अन्नामुडी चोटी। तो दोस्तों ये थे रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज। आगे की क्लास में और एमसीक्यूज कवर करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। जो ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक हम लाए हैं आपको पसंद आया है। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।